जय हिंद फ्रेंड्स। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित सेशन को कर रहे थे और फ्रेंड्स इस कड़ी में जो है हम लोगों ने फ्रेंड्स टोटल 10 जो है पार्ट्स को कवर कर लिए हैं। और फ्रेंड्स इस सेशन में जो है फ्रेंड्स हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 31 जनवरी को सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है। यदि आप भी जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ज़रूर जो है इस वीडियो को देखें और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को और मजबूती दें। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न यह है कि शिक्षण की प्रक्रिया में कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो शिक्षण की प्रक्रिया में टोटल 3 अवस्थाएं होती हैं और इसे आप ध्यान रख सकते हैं, पूर्व, अंतःक्रिया और पश्चात। ये 3 अवस्थाएं जो है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षण में कितने स्तर होते हैं, यानी कि लेवल कितने होते हैं। तो स्मृति, अवबोध और फिर उस पर चिंतन, ये जो है शिक्षण के लेवल होते हैं, यानी कि स्तर होते हैं। उसके बाद आगे पूछा गया है कि किसी भी बालक में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है। तो किसी भी बालक में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना ये जो है शिक्षण, यही जो है शिक्षण प्रोसेस कहलाता है। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है। किसी भी शिक्षणशील जो प्रक्रिया होती है, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, उसकी प्रभावशीलता इफेक्टिविटी ये किस पर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। तो ये शिक्षण संप्रेषण पर जो है फ्रेंड्स ये डिपेंड करती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है शिक्षण संप्रेषण में किस प्रकार की शब्दावलियों यानी कि वोकैबुलरी का प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। तो शिक्षण संप्रेषण में फ्रेंड्स सार्थक शब्दों का जो है यूज किया जाता है, तो इसे आप ये जो है इसका उपयुक्त उत्तर होगा। संप्रेषण में जो है कक्षा के अंतर्गत अनिवार्य है। तो संप्रेषण में जो है कक्षा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अनिवार्य है फीडबैक। और फीडबैक वो होता है जब कार्य संपन्न हो जाते हैं तो उसकी उपलब्धि क्या रही, इसे जानने के लिए फीडबैक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कलन या एल्गोरिथम विधि, कलन या एल्गोरिथम विधि या इसका जो है इस विधि का मुख्य प्रयोग किस विषय के शिक्षण में किया जाता है। तो गणित और कंप्यूटर में जो है इसका यूज किया जाता है एल्गोरिदम विधि का, और एल्गोरिदम विधि पर ही जो है यह कंप्यूटर आधारित है, तो आप इसे समझ सकते हैं। आगे क्वेश्चन ये कहा गया है कि कलन या एल्गोरिदम की प्रक्रिया किस आधार पर चलती है। तो इनपुट, फिर प्रोसेस और फिर आउटपुट, ये 3 आधार पर चलती है। यानी हमें जिस चीज़ की संक्रियाएँ प्राप्त करनी होती है तो हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, यानी कि निर्देश देते हैं, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट के रूप में हमारे सामने रख देता है। तो यही जो है इसकी एल्गोरिदम की प्रोसेस है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है। तो पूर्णतः शिक्षक केंद्रित जो विधि है वो व्याख्यान और मौखिकी, ये जो विधि है ये पूर्णतः शिक्षक केंद्रित विधि है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पूर्णतः छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। तो खोज और अन्वेषण की बात करें तो ये जो है छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है, यानी कि छात्रों के विकास के लिए जो है यह विधि काफ़ी उपयुक्त है। जबकि शिक्षक केंद्रित विधि की बात करें तो व्याख्यान और मौखिक है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। किसी एक कौशल के विकास के लिए संपादित होता है। तो किसी एक कौशल के विकास के लिए जो है उसे सूक्ष्म शिक्षण करना जरूरी है, यानी कि उस विशेष क्षेत्र में उस विशेष कौशल को प्राप्त करने के लिए उस विशेष विषय का सूक्ष्म शिक्षण करना जरूरी होता है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स तो आगे ये कहा गया है कि सूक्ष्म शिक्षण के कितने सोपान होते हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण के जो फ्रेंड्स सोपान होते हैं वो प्रस्तावना, शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः प्रस्तावना, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि, ये जो है सूक्ष्म शिक्षण के सोपान होते हैं। यानी टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी टोटल जो है सूक्ष्म शिक्षण के 6 सोपान होते हैं। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं और इसे फिर से समझ लें। प्रस्तावना, फिर 2 नंबर में शिक्षण, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः प्रस्तावना, पुनः शिक्षण और फिर पुनः प्रतिपुष्टि। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। आगे बात की जाए तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षण में प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। तो ज्ञात, अज्ञात, सरल, कठिन, सूक्ष्म, स्थूल, विशिष्ट, समान, ये सब जो है शिक्षण में प्रमुख शिक्षण सूत्र है।
और ये टूल है, इसकी मदद से जो है पढ़ाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिक्षण में प्रमुख शिक्षण सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, ये जो है शिक्षण में प्रमुख शिक्षण का सिद्धांत है। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। फिर से पढ़ ले, उपयोगिता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत और वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे ये कहा गया है कि बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था को कहा जाता है। बाल्यावस्था को प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था कहा गया है। यानी कि ये स्टेटमेंट है कि बाल्यावस्था जो होती है वो प्राइमरी स्कूल में, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल में प्रवेश की जो है अवस्था इसे कही जाती है। आगे बात करें फ्रेंड, तो बाल्यावस्था में बालक क्यों और कैसे का प्रश्न जो है अधिक करता है। यह क्यों हुआ, यह क्यों हुआ, यह क्या है, ये कैसे होता है। तो इन सारे प्रश्नों को जो है अधिक दोहराता है बाल्यावस्था में, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे ये कथन कहा गया है कि किशोरावस्था में किशोर अधिक जो है कल्पनाशील होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा इमेजिन करने की जो शक्ति होती है वो किशोरावस्था में ही होती है, बाल्यावस्था में नहीं होती। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, किशोरावस्था में ये शक्ति अधिक होती है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, तो आगे ये कहा गया है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन, ये पुस्तक जो है एक बुक है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन यानी कि विशिष्ट बालक। ये हेवार्ड और ओरलैंस्की ने लिखी है। किसने लिखी है, तो हेवार्ड और ओरलैंस्की ने लिखी है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करें, तो आगे जो स्टेटमेंट कहा गया है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं, यानी कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, ये जो विशिष्ट बालक होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं। कैसे होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी नहीं होते। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। आगे क्वेश्चन किया गया कि हेवार्ड और ओरलैंस्की ने पुस्तक जो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में विशिष्ट बालकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो वो 9 वर्गों में जो है उन्होंने अपनी पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, जिसे हिंदी में विशिष्ट बालक कह सकते हैं, और ये हेवार्ड और ऑरलैंस्की ने ये पुस्तक लिखी है, और इसमें इन्होंने जो है विशिष्ट बालकों को 9 वर्गों में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करें फ्रेंड्स, इसमें कहा गया कि टोरस ने बुद्धि, ये मनोवैज्ञानिक है टोरस, इन्होंने कहा कि बुद्धि प्राप्तांक के साथ साथ 6 अन्य प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के आधार पर प्रतिभाशाली, निपुण बालक, श्रेष्ठ बालक, तीव्र सीखने वाले बालक और प्रवीण बालक की पहचान जो है इन्होंने की थी। किसने, टोरस महोदय ने। और टोरस महोदय ने जो है बुद्धि प्राप्तांक के साथ साथ अन्य प्राप्तांकों की भी खोज की, जिसमें इन्होंने बताया कि 1 प्रतिभाशाली बालक, निपुण बालक 2, श्रेष्ठ बालक 3, तीव्र सीखने वाले बालक 4 और प्रवीण बालक 5 और श्रेष्ठ, इन्होंने जो है इसे बांटा, ये श्रेष्ठता के आधार पर बांटा। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो प्रतिभाशाली बालकों हेतु योजना विधि जो है अधिक सफल सिद्ध हुई, और ये जो है योजना विधि थी किनका था, टोरस महोदय का था। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो आगे कहा गया है कि क्रो कहते हैं, ये क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं। ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे साधारण क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, तो वैसे बालक को हम विकलांग बच्चा कह सकते हैं। और ये बात जो है क्रो महोदय ने कहा। क्रो महोदय ने कहा कि ऐसे बालक जिनमें ऐसा शारीरिक दोष है, विकार है, जिसके कारण जो है वो किसी भी रूप में साधारण प्रक्रिया में, जैसे सामान्य बालक जो है, सामान्य तो सारे बालक ये काम कर ले रहे हैं, लेकिन उस काम को वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि उस प्रक्रियाओं में भाग लेने से जो है वह विकार अगर उसे रोक रहा है, उसे सीमित रखने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस बालक को हम विकलांग बच्चा कह सकते हैं। आगे बात की जाए फिर, तो आगे ये कहा गया है कि विकलांग बालकों को कुछ वर्गों में बांटा जा सकता है। और जैसे शारीरिक रूप से विकलांग बालक, तो इसमें जो है अपंग बालक या संपूर्ण या अर्ध अंधे बालक, पूर्ण और अपूर्ण बहरे बालक, हकलाने वाले बालक, भाषा दोषपूर्ण वाले बालक, निर्बल बालक, इसमें हम बांट सकते हैं। और ये जो बालक होते हैं ये शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं। और इसमें जो है अपंग बालक, संपूर्ण और अर्ध अंधे बालक, पूर्ण और अपूर्ण बहरे बालक, हकलाने वाले और भाषा दोषपूर्ण वाले बालक और निर्बल बालक शामिल होते हैं। उसके बाद बात की जाए फ्रेंड्स मानसिक रूप से विकलांग बालक की बात की जाए, तो मानसिक रूप से विकलांग बालक में फ्रेंड्स मूर्ख, निम्न बुद्धि वाले, मंद गति से सीखने वाले, ये जो है मानसिक रूप से विकलांग वाले बालक में शामिल होते हैं। और उसी प्रकार जो है संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालक की बात करें, तो ये जो है इस कैटेगरी में बाल अपराधी शामिल होते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात की जाए, तो इसमें कहा गया कि श्रवण दोष से ग्रसित बालकों को
प्रदर्शन विधि से शिक्षा दी जा सकती है। यानी कि ये जो है प्रदर्शन विधि से प्रदर्शन आयोजित करके इन्हें ये शिक्षा का जो है प्रदर्शन विधि वाला माध्यम इनके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। उन बच्चों के लिए, उन बालकों के लिए जो कि श्रवण दोष से ग्रसित है, यानी कि सुनने की समस्या से जो है ग्रसित है, तो उनके लिए जो है प्रदर्शन विधि का उपयोग किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात की जाए तो आगे जो है कहा गया है कि श्रवण दोष से संबंधित प्रथम विद्यालय यूरोप में स्थापित हुआ। यानी कि ये जो प्रदर्शन विधि पर आधारित जो सबसे पहले विद्यालय स्थापित हुआ वो कहाँ स्थापित हुआ? यूरोप में स्थापित हुआ। और ये कैसा विद्यालय था? तो यहाँ उन बच्चों को पढ़ाई जाती थी जिन्हें सुनने में समस्या है, सुनने की समस्या है। मौखिक रूप से अधिगम की अक्षमता को अफेजिया और डिस्फेजिया कहा जाता है। तो जो मौखिक रूप से अधिगम की अक्षमता है, यानी मुख से यानी कि मुंह से बोलने में जो अक्षमता आती है, तो उसको अफेजिया या डिस्फेजिया कहते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं, इसे अफेजिया या डिफेजिया कहते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात की जाए तो लुइस ब्रेल ने 6 उभरे हुए बिंदुओं के सहारे वर्णमाला, संख्या एवं अन्य सामग्री लिखने की विधि दी, जिसे हम ब्रेल पद्धति कहते हैं। कब दी ये? तो 1930 ईस्वी में, और इसे ब्रेल पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण और अपूर्ण रूप से अंधे बालकों के लिए, जो आँख से देख नहीं सकते, उन बालकों के लिए जो है एक वरदान स्वरूप है। तो ये जो किसने दिया? तो लुइस ब्रेल ने दिया 1930 में। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, और इस पद्धति का नाम ब्रेल पद्धति है। आगे बात की जाए फ्रेंड्स, अफेजिया के बारे में कहा गया है। और अफेजिया वह है जिसमें मौखिक रूप से जो है जिनको जो है अधिगम की दिक्कत होती है, सीखने में दिक्कत होती है, मुंह से जो है मौखिक रूप से जो है दिक्कत होती है। तो भाषा और संप्रेषण अधिगम अशक्तता को जो है अफेजिया कहते हैं, जिसमें जो उनके भाषा या बातचीत करने में जो है दिक्कत हो रही, तो इसे जो है अफेजिया की श्रेणी में रखा जाता है। इससे पीड़ित छात्र जो है मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात की जाए तो मस्तिष्क में क्षति के कारण जो है बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को डिस्फेजिया कहते हैं। और ये जो है बाहरी वातावरण से ये प्रभावित होता है। इसमें होता यह है कि मस्तिष्क में चोट लग जाती है, कहीं गिर जाते हैं या इससे कोई क्षति पहुंचती है, तो तब बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता, तो इसको जो है डिस्फेजिया के श्रेणी में रखा जाता है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला कहा गया है अलेक्सिया, और ये भी जो है एक प्रकार का डिसऑर्डर है। और देखते हैं ये किस प्रकार का डिसऑर्डर है। तो मस्तिष्क में जो है किसी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में अक्षमता आएगी, तो इस प्रकार के जो है अक्षमता को हम अलेक्सिया कहते हैं। इसे जो है शब्द अंधता, पाठ्य अंधता और विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। यानी कि शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, पाठ्य भी नहीं पढ़ पा रहे, तो इसे जो है विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। और यह जो है अर्जित डिसलेक्सिया है। अब फ्रेंड्स, बात करें डिसलेक्सिया के बारे में, तो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया का संबंध जो है पाठन विकार से है, यानी कि पढ़ने में कठिनाई से है। और इस स्थिति में, इस सिचुएशन में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। इस अधिगम अशक्तता में बालक को जो है पढ़ने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे कि बी को उल्टा डी में पढ़ सकता है, या 100 को इसको उल्टा वाज में देख सकता है। तारे ज़मीं पे मूवी में इसके बारे में दिखाया गया है, आमिर खान द्वारा डिसलेक्सिया को काफ़ी जो है उसमें दिखाया गया है, तो उसमें आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो न्यूक्लियर को ये यूनिक्लियर पढ़ सकते हैं, तो इसमें जो है विभेद नहीं कर पाते। तो इस स्थिति और इस मानसिक रोग से ग्रसित बच्चे को जो है डिसलेक्सिया की बीमारी होती है। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।